तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विप्लव कौशल। स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आ गए हम सीरीज लेकर आपके लिए एमपीपीएससी के लिए। ठीक है, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। मार्च अप्रैल मई के आसपास आपकी एग्जाम आने वाली है। तो इससे अच्छा अवसर आपको कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों। अवंतिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक शानदार कंटेंट लेकर आए हैं और रोज इसी तरह से दोस्तों एक प्रकार का कंटेंट आपके लिए रोज मौजूद होगा, जिसको पढ़कर आप आसानी के साथ, देखो आसानी इसलिए बोल रहा हूं ताकि रोज पढ़ेंगे तो आसान होगा। ठीक है, सेवफल खाना आसान है दोस्तों। ठीक है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेवफल खाना आसान है, लेकिन कोई रोज सेवफल खा पाता है क्या? नहीं खा पाता दोस्तों। तो इसी तरह पढ़ाई भी आसान है, एग्जाम पास करना भी आसान है, वो तब जब आप उसे रोज करने का प्रयास करें। तो इसी सीरीज के साथ, इसी माध्यम के साथ मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। मैं आपको बता देता हूं तरीका क्या रहेगा। आज हमने हिस्ट्री की शुरुआत की है। हिस्ट्री में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हमने उठाया है, धीरे धीरे हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इसके साथ आपकी एमपी क्लास भी कल से चालू हो जाएगी और उसी के साथ हम आगे दूसरे सब्जेक्ट्स पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण आमतौर पर किसे माना जाता है? तो देखिए, सिंधु घाटी का जो समय है वो आमतौर पर माना जाता है, जो एस्टिमेट टाइम है दोस्तों वो माना जाता है 3300 से लेकर 1300 बीसी तक माना जाता है दोस्तों। 3300 लेकर 1300 बीसी तक माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि इसका टाइम पीरियड C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है दोस्तों। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है? अगर कोई भी चीज जमीन में काफी टाइम से गड़ी हो तो उस पर कार्बन की एक परत जम जाती है। उस कार्बन की परत से निर्धारण किया जाता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी होगी या वस्तु कितने टाइम पुरानी पहले जमीन में दफनाई गई होगी। ठीक है, तो एक कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार यह टाइम निर्धारण किया गया है कि इसका टाइम कब से कब तक है, 2350 से 1750 बीसी तक माना गया है। और फिर अगर मैं आपको बात करूं कि सर जॉन मार्शल ने इसका टाइम क्या डिसाइड किया था, तो सर जॉन मार्शल ने इसका टाइम 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक माना गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल चुका है कि सी कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर क्या था, सर जॉन मार्शल के आधार पर क्या था। आप याद रखिएगा। एक थोड़ा सा अध्ययन भी दे देता हूं दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या आईबीसी के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे लगती है। तो सबसे एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, यहां पर बर्टन बंधु। कौन थे? बर्टन बंधु। 1856 में रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य चलता है। 1856 में रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य चलता है लाहौर से कराची तक। और यहीं पर पकी हुई ईंटें मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? पकी हुई ईंटें मिलती हैं। जिस पकी हुई ईंटों को देखकर बर्टन बंधु यह अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता रही होगी। ये बात आकर पता पड़ती है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम अस्थायी रूप से भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड बनते हैं। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इसी के बीच में खुदाई का कार्य चालू होता है, लेकिन खुदाई के दौरान कोई भी प्रकार की सफलता हासिल न होने के कारण खुदाई का कार्य को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद समय आता है 1920 का, और 1920 में स्थायी रूप से, याद रखिएगा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, स्थायी रूप से सदस्य बनते हैं सर जॉन मार्शल। कौन बनते हैं? सर जॉन मार्शल। इसके अध्यक्ष बनते हैं
पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनते हैं और इन्हीं के अंडर में खुदाई का वास्तविक कार्य चलता है। और 1921 में जो पहला शहर खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था दोस्तों? हड़प्पा उसका नाम था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या हिंदू सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर था बी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1920 में वास्तविक खुदाई का कार्य सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू होता है और उन्हीं के बीच में 1921 में इन्हीं के प्रयासों से हड़प्पा की खोज होती है। हड़प्पा की खोज होती है। ठीक है, और ये हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? ये भी याद करना बहुत जरूरी है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की थी दोस्तों? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1921। ठीक है दोस्तों, और 1922 में किसकी खोज हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1922 में यानी एक साल बाद हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि के बारे में क्या सही है? ठीक है दोस्तों, इस पूरी तरह से पढ़ा जा चुका है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह मुख्य रूप से ताम्र पत्रों पर मिली है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं या फिर इतिहास की अगर मैं बात करूं, इतिहास अगर स्त्रोतों के हिसाब से अगर बात करें तो इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और एक पार्ट है इसका ऐतिहासिक काल। क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक ऐसा समय था जब कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं था। जो भी जानकारी मिलती थी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती थी। किससे मिलती थी? पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती थी। पुरातात्विक साक्ष्य यानी क्या होता है दोस्तों? खुदाई के दौरान जो भी मिट्टी के बर्तन, औजार या फिर भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त होती थी वो पुरातात्विक साक्ष्यों में आती थी। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल ऐसा टाइम था जहां पर लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर भी जो जानकारी के स्रोत थे वो क्या थे दोस्तों? वो भी आपके पुरातात्विक ही रहे होंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल मतलब लिखित जानकारी थी, लिखित जानकारी को हम पढ़ भी पाए और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित जानकारी थी लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए, जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, तो ये लिखित जानकारी कैसी थी? इसकी लिपि कैसी थी? तो इस लिपि का नाम है वाउस्ट्रोफेंडम लिपि, या जिसे हिंदी में कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहते हैं दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि इसे कहते हैं, जिसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर देखिए, इसे पूरी तरह से पढ़ा जा चुका है। गलत। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह मुख्य रूप से ताम्र पत्रों पर मिली है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो सही आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन डी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये मैंने बताया था आपको 1922 में खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी दोस्तों। 1922 में हुई थी खोज मोहनजोदड़ो की। किसकी हुई थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, और ये किसने की थी? तो ये किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी दोस्तों? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। 1921 याद रखिएगा हड़प्पा और 1922 याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। राखल दास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की खोज की थी
राय बहादुर दयाराम साहनी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो शब्द का स्थानीय भाषा में क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। इसे इंग्लिश में कहते हैं माउंट ऑफ डेथ। क्या कहते हैं दोस्तों? माउंट ऑफ डेथ कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर विशाल तरीके से एक बाढ़ आई थी, ठीक है, यहाँ पर विदेशियों का आक्रमण हुआ था, जिसके कारण लाशें ही लाशें बिछ गई थी और इनको एक टीले के समान स्वरूप समझाया जा सकता है। इसे इसलिए मृतकों का टीला कहा जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये इसका स्थानीय अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, इसके अलावा विशाल स्नानागार की अगर बात करें तो विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसकी जो लंबाई की अगर बात करें 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे जिसे पशुपति नाथ का स्वरूप माना गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है, पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो ये पड़ता है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। कहां पर पड़ता है दोस्तों? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। और यहां से एक मोहर मिली है, उस मोहर पर एक व्यक्ति मिले हैं जो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिनके दाईं ओर हाथी गेंडा और बाईं ओर भैंसा चीता है, जिन्हें पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई है। और वो पशुपतिनाथ की संज्ञा किसने दी है? सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा गया है। क्या कहा गया है? पशुपतिनाथ कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर विष्णु, इंद्र, एक सिंह वाला जानवर, तीन मुख वाला देवता, योगी की मुद्रा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीन मुख वाले देवता, योगी की मुद्रा में। इंद्र अगर बात करें तो इसके बाद इसकी महत्ता बढ़ती है। इंद्र को कहा जाता है पुरंदर। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरंदर कहा गया है, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। क्या कहा है दोस्तों? किलों को तोड़ने वाला। वर्षा का देवता, युद्ध का नेता दोस्तों। क्या कहा जाता है? युद्ध का नेता कहा जाता है। अगर बात करें कि इंद्र के लिए सर्वाधिक ऋचाएं हैं कितनी? 250। कितनी ऋचाएं हैं? 250 इंद्र के लिए सर्वाधिक ऋचाएं हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण देवता थे ये वैदिक काल के। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पावासी मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा, मानव ने सबसे पहले जो धातु खोजा वो था आपका तांबा। क्या था दोस्तों? तांबा था। तांबा के बाद जो अगला धातु खोजा वो टिन था। दोनों को मिलाया और क्या बनकर हाथ में लगा? कांसा। काला कांसा। तो याद रखिएगा, हड़प्पावासी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली है, बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं जो कांसे के बने हुए थे। तो ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके अलावा अगर बात करें, सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। कैसी सभ्यता थी ये? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर जो मूर्ति मिली है खुदाई के दौरान वो किसकी मिली है? वो माताओं की मिली है। ठीक है, इसके अलावा शांति प्रिय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैसी सभ्यता थी? ये एक प्रकार से शहरी सभ्यता थी। और इसके बाद जो सभ्यता आई वो एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर स्थल की बात करें तो इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम।
ठीक है। अगर उत्तर की बात करें तो ये था आपका मांडा, क्या था दोस्तों, मांडा। ये था आपका दाइमाबाद, ये था आपका आलमगीर, और ये था आपका सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर दोस्तों। ठीक है। मांडा जो था वो जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी के तट पर था। ठीक है। आलमगीर जो था वो आपका यूपी मेरठ, यूपी मेरठ हिंडन नदी के तट पर था। अगर बात करें दाइमाबाद जो कि दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर था। और अगर बात करें सुक्ता गेंडोर, ये था आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है। ये दाश्क नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था, ये दाश्क नदी के किनारे था दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे था, ठीक है। और यहां पर ठीक, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल अगर पूछा जाए तो ये रहा पश्चिमी स्थल सुक्ता गेंडोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुक्ता गेंडोर। इसके साथ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन। महान स्नानागार कहाँ स्थित था, तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि महान स्नानागार, ठीक है, महान स्नानागार कहाँ पर स्थित था, तो वो स्थित था आपके मोहन जोदड़ो में, जो कि सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है दोस्तों, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। इसे इंग्लिश में ब्लैक बैंगल्स भी कहते हैं। क्या दोस्त है, ब्लैक बैंगल्स भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो यहां से क्या मिला है, इसके बंदरगाह के लिए फेमस था, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहां से मिले हैं, इसके अन्न भंडारण के लिए फेमस था, यह बाघ की आकृति वाली मुहरें मिली है। तो याद रखना ये फेमस था जुते हुए खेतों के साक्ष्य के लिए। यहाँ पर हल्की आकृति वाली खिलौना गाड़ी तो बनावली से मिली है, बनावली से हल की आकृति वाली खिलौना गाड़ी, हल की आकृति वाली खिलौना गाड़ी, खिलौना गाड़ी आपको बनावली से मिलती है, लेकिन जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है। बंदरगाह, क्या ये बंदरगाह था, क्या बंदरगाह आपका लोथल था। क्या था दोस्तों, लोथल। बंदरगाह का नाम क्या था, लोथल था, जो कि कहां पर स्थित था, गुजरात में। कहां पर स्थित था दोस्तों, गुजरात में स्थित था। तो इसका सही आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोथल किस आधुनिक राज्य में स्थित है, तो लोथल अभी आपको बताया, लोथल कहां पर स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात भारत में स्थित है। लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, अग्नि वेदिका रेलिंग, अग्नि वेदिका रेलिंग, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य। ये सब आपको कहां से मिले हैं, गुजरात लोथल से मिले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों। धोलावीरा किसके लिए विशेष रूप से जाना जाता था, तो आपको धोलावीरा के बारे में बता दूं। ठीक है। धोलावीरा कहां पर पड़ता है, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ठीक है। धोलावीरा अगर बात करूं तो धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में डिवाइड था, 3 पार्ट में। ठीक है। जितने भी शहर थे, अन्य शहर, वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, लेकिन धोलावीरा एकमात्र स्थान था जो आपके 3 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है। सिंचाई के लिए बांध, पानी के लिए प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था, विशाल कब्रिस्तान या अग्नि वेदिका रेलिंग। विशाल कब्रिस्तान आपको मिला है हड़प्पा से। कहां से मिला है दोस्तों, हड़प्पा से। और इसका सही आंसर है पानी के लिए प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था कहां से मिली है, तो वो मिली है आपको
धोलावीरा से। ठीक है, उन्नत प्रणाली व्यवस्था सभी जगह थी, लेकिन उन उन्नतों में सबसे श्रेष्ठतम व्यवस्था कहाँ से मिली है, तो वो आपको धोलावीरा से मिली है, जो 3 भागों में डिवाइडेड था। धोलावीरा से आपको और क्या चीजें मिली है, तो धोलावीरा से आपको स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से आपको डैम के साक्ष्य भी मिले हैं। धोलावीरा से आपको नंबर प्लेट भी मिला है। क्या मिला है दोस्तों, नंबर प्लेट भी देखने को मिला है, जिसमें 10 अंक देखने को मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या शिकार था, क्या कृषि था, क्या मछली पकड़ना था, या पशुपालन था। देखो, ये एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ये एक शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रमुख व्यवसाय था और प्रमुख आधार था, वो क्या था, कृषि था दोस्तों। क्या था, कृषि था। ठीक है, इसके बाद आने वाली सभ्यता है जो कि वैदिक सभ्यता थी, उसकी अगर बात करूं तो वहां पर शिकार और ये सब प्रमुख, पशुपालन जिसे कहते हैं, पशुपालन प्रमुख आधार माना जाता था। ठीक है, लेकिन अगर वैदिक सभ्यता, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख आधार क्या था, वो था आपका कृषि। और प्रमुख रूप से जो कृषि हुआ करती थी वो जो, ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, चने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कपास के साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता पहली देश की विश्व की ऐसी सभ्यता थी जहां से आपको कपास के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल भी बहुत सारी सभ्यताएं चल रही थी, जैसे नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता थी जहां पर कपास की खेती प्रारंभ हुई। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु घाटी के लोग उगाते थे। ठीक है, गेहूं, ठीक है, चावल उस समय होता था दोस्तों, गन्ना नहीं पाया जाता था। गेहूं होता था, जो होता था, कपास होता था, मक्का होता था, चाय और कॉफी नहीं पाई जाती थी। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो पैदावार होती थी वो गेहूं और जौ की होती थी। इसके लिए सही आंसर क्या होगा, गेहूं और जौ। ठीक है, आपको आंसर को एलिमिनेट करना भी सीखना है। ठीक है, हर आंसर आपको पता नहीं होगा, आपको कुछ आंसरों को वहां से हटाना होगा और फिर बचे हुए आंसर में आपको एक 50-50 का मार्ग अपनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, एक कुबड़ वाले बैल या सांड की पूजा करते थे। ठीक है, ठीक है, इसकी नंदी से, इसकी तुलना किससे की गई है, नंदी से की गई है। पशुपति की यहाँ पर तुलना शिव से की गई थी। वैसे ही एक सिंह वाले जो सांड मिला है उसकी तुलना नंदी से की गई थी। ठीक है, घोड़ा उस समय प्रचलित था, हाथी उस समय था, शेर के उस समय साक्ष्य नहीं मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं सुरकोटदा से। कहां से मिलते हैं, सुरकोटदा से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और हाथी के साक्ष्य, हाथी के पैमाने के साक्ष्य, स्केल के साक्ष्य, पैमाने के साक्ष्य आपको लोथल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं दोस्तों, लोथल से मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक संभावित कारण क्या माना जा सकता है। तो सभ्यता अंत होती है, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक विदेशी आक्रमण, यह भी बिल्कुल सही है, जो आर्यों द्वारा हुआ था। बाढ़ आई थी, जलवायु परिवर्तन हुआ था, या भूकंप आया था, या सूखा पड़ चुका था। ठीक है, पारिस्थितिक परिवर्तन हो चुका था वहां पर। ठीक है, यहाँ पर 2 सिद्धांत फेमस है, एक क्रमिक पतन का सिद्धांत, एक आकस्मिक पतन का सिद्धांत। कहा जाता है कि यहाँ पर कई स्थानों पर बाढ़ हुई, कहीं पर सूखा पड़ा होगा, कहीं संतुलन, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा होगा, कहीं आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, कहीं पर आग लगी होगी, तो धीरे धीरे सभ्यता नष्ट हुई। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्न भंडार किस स्थल पर नहीं मिले हैं। अन्न भंडार किस स्थल पर नहीं मिले हैं। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्न भंडार या अन्नागार मिला है। हड़प्पा से 6-6 पंक्ति वाले 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, लोथल से अन्नागार प्राप्त हुआ है, लेकिन चन्हूदड़ो से कोई भी अन्नागार
कोई भी अन्नागार प्राप्त नहीं हुआ है। चन्हू दड़ों की खोज किसने की थी? चन्हू दड़ों की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके रंगनाथ राव ने। किसने की थी दोस्तों? रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। चन्हू दड़ों की अगर बात करें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो चन्हू दड़ों से आपको बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। यहाँ से आपको मनके यानी होता है मोती बनाने का कारखाना मिला है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आपको कंघी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आपको काजल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको कहाँ से मिला है? ये आपको सबको मोहनजोदड़ो से मिला है, चन्हू से मिला है दोस्तों। कहाँ से मिला है? चन्हू, जो कि आता है आपके सिंध प्रांत में। कहाँ पर आता है? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर पड़ता है? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कपास की खेती सबसे पहले प्रारंभ हुई थी और यहाँ पर कपास से ही बनने वाले सूती वस्त्र यहाँ की पहचान थी। सबसे पहले सूती वस्त्र सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, सूती वस्त्र। ठीक है, रेशम ये भी एक ऑप्शन हो सकता था, ऊन ये भी था, चमड़े भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे सूती वस्त्र का प्रचलन हो चुका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कौन सा कथन सही है? वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वे मूर्ति पूजक नहीं थे, वे मुद्रा का प्रयोग करते थे, उनके समाज में वर्ग भेद नहीं था, वे व्यापार के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। कौन सा कथन सही है? तो याद करिए दोस्तों, वे व्यापार के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, ये कथन सही माना जाएगा। वे मूर्ति पूजक नहीं थे, बिल्कुल वहां पर मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है, बहुत सारी मूर्ति पूजक थे। यहाँ पर अधिक मात्रा में माताओं की मूर्तियां मिली है, माताओं की मूर्तियां मिली है। उर्वरा देवी की मूर्तियां मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो वो मूर्ति को पूजते थे, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। वे मुद्रा का प्रयोग करते थे, उस समय मुद्रा नहीं चलती थी, उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम, आदान प्रदान से आपका व्यापार चलता था। उनके समय में वर्ग भेद नहीं था, बिल्कुल उनके समय में वर्ग भेद था। जो समाज था 4 भागों में डिवाइड था। ठीक है, एक कृषक वर्ग था, एक विद्वान वर्ग था, ठीक है, योद्धा वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे व्यापार के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, आप लगा के आएंगे मोहनजोदड़ो, लेकिन ऐसा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है राखीगढ़ी। क्या है दोस्तों? राखीगढ़ी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारतीय सभ्यता में या फिर बात करें हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल था वो कहाँ से खोजा गया है? वो खोजा गया है राखीगढ़ी से, या फिर राखीगढ़ी ही वो स्थल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति किसकी उत्कृष्ट कला का उदाहरण है? ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है, इसे डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये काहे की बनी थी दोस्तों? ये कांसे की बनी थी। ठीक है, किसकी बनी थी ये दोस्तों? कांसे की बनी थी। इसीलिए कांसा एक प्रकार से धातु होता है, तो ये कितनी उत्कृष्ट शिल्प रहा है? ये धातु शिल्प के अंतर्गत आता है। किसके लिए आता है दोस्तों? धातु शिल्प के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको बनाने की पद्धति थी, इसका नाम था लास्ट वैक्स पद्धति से ये मूर्ति को बनाया गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखना, तांबे से वो परिचित थे, तांबे में ही उनने टिन मिला के बनाया कांसा, कांसे से परिचित थे। सोना और चांदी का व्यापार होता था, परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज बाद में 1000 BC के आसपास अंतरजी खेड़ा से होती है, जिससे कृषि में एक क्रांति की ओर देखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध था, इसका सबूत क्या है? मेसोपोटामिया में हड़प्पा मुहरें मिलना, हड़प्पा में मेसोपोटा के हथियार मिलना, दोनों की लिपि एक जैसी होना। इसका आंसर है दोस्तों मेसोपोटामिया में हड़प्पा मुहरें मिलना। कुछ मुहरें ऐसी थी जो मेसोपोटामिया से भारतीय मुहरें मिली है दोस्तों, ठीक है। कुछ मुहरें जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो मेसोपोटामिया मिली है, जिससे ये पता पड़ता है कि दोनों के मध्य उस समय व्यापार हुआ करता था और ये दोनों सभ्यता एक दूसरे के समकालीन थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? ऊंचे किले, ठीक है, बिल्कुल उस समय ऊंचे किले हुआ करते थे। सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, बिल्कुल यहाँ पर हुआ करती थी दोस्तों। पिरामिड, पिरामिड किसकी, पिरामिड की अगर बात करें तो ये मिस्र की व्यवस्था थी, इजिप्ट, इजिप्ट की विशेषता थी। और मंदिर, क्या उस समय मंदिर हुआ करते थे? नहीं, उस समय मंदिर, उस समय मंदिर नहीं हुआ करते थे दोस्तों। उस समय मूर्ति पूजा प्रचलित थी, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था क्या होगी? सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक शहरीकृत सभ्यता थी और शहरीकृत सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत होती है सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था। मंदिर नहीं था, पिरामिड नहीं था, ऊंचे किले थे, ऊंचे भवन। किले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था हड़प्पा का, वो एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, जिसे किला भी समझ सकते हैं, ठीक है। आसपास जिसे घेर दिया जाता है वो किले की आकृति ले लेता है, ठीक है, इसलिए ऊंचे किले को आप सही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विशिष्ट विशेषता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चन्हुदड़ो मुख्य रूप से किस उद्योग का केंद्र था? चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर चूड़ियां, सिप की चूड़ियां और मनके बनाने का कारखाना, यहाँ से आपको मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से आपको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से आपको मोतियों के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से आपको कंघियों के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से आपको काजल के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिप, ठीक है, शंख, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि किस और लिखी जाती थी? ठीक है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं दोस्तों। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। उस लिपि का नाम था भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। और ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी दोस्तों। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या पत्तन नगर, या पत्तन नगर, ऐसा भी लिखा आ सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। डॉकयार्ड भी लिखा आ सकता है। किस स्थल पर मिला है? तो याद रखिएगा ये आपको मिला है लोथल से। और लोथल आपका कहां पर पड़ता है? लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। और ये नदी का नाम है भोगवा नदी। कहाँ है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे। और अगर मैं बात करूं हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है? तो हड़प्पा पड़ता है आपके पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। वर्तमान में इस जगह का नाम है, पहले इस जगह का नाम था मांडगोमरी, वर्तमान में इसका नाम है शाहीवाल। क्या नाम है? शाहीवाल, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्थल से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोथर और कालीबंगा दोनों से आपको अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ पर अग्नि वेदिका के साथ साथ आपको जानवरों के अवशेष भी जहां से मिले हैं। तो सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा, ठीक है, जो आपके यज्ञ का भी सूचक है कि उस समय यज्ञ भी हुआ करते थे, ठीक है, और यज्ञ में बलियां भी दिया जाती थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से संबंधित वस्तु के शौकीन थे? ताश के पत्ते, पाशा, शतरंज और पोलो।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पासा। उस समय के लोग क्या खेला करते थे, पासा खेलते थे दोस्तों, इसे चौपड़ भी कहा जाता है। और जैसे आज वर्तमान में पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, वो उस समय भी प्रचलित थे दोस्तों। तो इसका आंसर है पासा। और शतरंज बाद में खोजा जाता है, और शतरंज की खोज भी कहां पर होती है, भारत में ही शतरंज की खोज होती है। श्रद्धा पूर्वक दफनाने समाधि का सबसे सामान्य तरीका क्या था। मनुष्य के मरने के बाद उसको उसको खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या था दोस्तों। क्या उसे दाह संस्कार उस पर जलाया जाता था, क्या शव को दफनाया जाता था, या जल में गंगा नदी में उसको अलग नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था, या खुला छोड़ दिया जाता था। तो इसका सही आंसर है शव को दफना दिया जाता था। और शव को दफनाने के लिए एक विधि होती थी, उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। सर उत्तर में होता था और पैर दक्षिण में होते थे। इसका कारण था क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। जो मैग्नेटिक ऊर्जा होती है वो शरीर से कुछ ना कुछ खींच लेती है, ऊर्जा को प्राप्त कर लेती है। अगर कोई ऊर्जा उसमें रही भी होगी तो वो भी समाप्त हो जाती है दोस्तों, ताकि उसको मरने में कोई कठिनाई ना हो, उसकी आत्मा प्राण जाने में कोई भी कठिनाई ना हो। गाड़ने के साथ ही इसी के साथ लोगों की प्रिय वस्तु भी गाड़ दी जाती थी, या फिर बात करें उनके औजार या फिर उनके आभूषण भी गाड़ दिए जाते थे, जो कि एक संकेत देता है कि उस समय पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे वो लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, एक आस्था की शुरुआत हो चुकी थी उस समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। कई मुहरों में, याद रखना, कई मोहरों में पीपल के साक्ष्य मिले हैं, पीपल की आकृतियां मिले हैं, और पीपल का वृक्ष आज भी भारतीय सभ्यता में पूजा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनावली किस प्रांत में स्थित है। तो बनावली हरियाणा में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, हरियाणा। कहां पर स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार, हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, ये रहा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली से जल प्रबंधन का साक्ष्य नहीं मिला है। एकमात्र स्थान जहां से जल प्रबंधन का साक्ष्य नहीं मिला है वो है आपका बनावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस प्रकार के मनके बनाते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या लकड़ी के झोपड़े, मकान बनाते थे दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे। लकड़ी के झोपड़े, पक्की ईंटों के मकान, पत्थर के मकान, या बांस के मकान। तो एक शहरी सभ्यता की जो नींव रखी जाती है वो ईंटों से रखी जाती है दोस्तों। ये एक शहरीकृत सभ्यता थी। तो यहाँ पर मकान जो है पकी हुई ईंटों से निर्मित होते थे। पकी हुई ईंटों से निर्मित मकान बने होते थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न क्या था। ठीक है, क्या चावल, गेहूं और जौ, बाजरा, या मक्का। तो याद रखिएगा प्रमुख खाद्यान्न था गेहूं और जौ। चावल उस समय प्रचलित था, लेकिन इसके कम साक्ष्य मिलते हैं, और साक्ष्य मिले हैं तो आपके मिले हैं लोथल से। कहां से मिले हैं, लोथल से साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित था वो था आपका गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद इसकी कौन सी विशेषता बाद की भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। क्या लिपि, मातृ देवी और पशुपति की पूजा, शहरी नियोजन, या व्यापार प्रणाली। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जब ये सभ्यता नष्ट हो जाती है तो इसकी कौन सी विशेषता बाद की भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मातृ देवी और पशुपति की पूजा। ठीक है, पतन समाप्त होने के बाद भी आज हम मातृ देवी की पूजा करते हैं, मातृ देवी को पूजते हैं। पशुपतिनाथ की पूजा हम करते हैं, जिन्हें शिव भी कहा गया है, जिन्हें रुद्र भी कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, मातृ और देवी पशुपतिनाथ की पूजा।
सुरकोटदा किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखना, सुरकोटदा गुजरात से मिलता है, गुजरात में आता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सुरकोटदा गुजरात। स्तूप, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। किसका संबंध? बौद्ध धर्म से है, जो कि शुरुआत इसकी बाद में गौतम बुद्ध द्वारा की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को सोने और चांदी से अधिक मूल्यवान समझते थे? तो याद रखिए सिप, सिप से बने मनके। सिप यानी होता है शंख, शंख का बना हुआ आकृति वाली खिलौना गाड़ी, शंख से बनी हुई, सिप से बनी हुई चूड़ियां, सिप, सिप से बने हुए मनके यानी होते हैं मोती, ठीक है, ये अधिक महत्व रखते थे। और ये व्यापार का भी, व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा सिप, ना कि सोना या फिर चांदी, ठीक है, इसका सही आंसर। और लोहा, लोहे की खोज बाद में होती है 1000 बीसी के आसपास, अंतरजी खेड़ा से। कहां से होती है? अंतरजी खेड़ा से। कहां से होती है दोस्तों? अंतरजी खेड़ा से इसकी शुरुआत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्न भंडार किस दिशा में स्थित था? नगर के केंद्र में, निचले शहर में, दुर्ग के पश्चिम में, महान स्नानागार के अंदर। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्न भंडार किस दिशा में स्थित था? तो याद रखिएगा दुर्ग के पश्चिम में। कहां पर था दोस्तों? दुर्ग के पश्चिम में। जैसे यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, तो पश्चिमी दुर्ग के अंदर अंडागार हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वजन और माप प्रणाली का प्रयोग करते थे? तो याद रखना, उनका जो माप प्रणाली का जो आधार होता था वो 16 या इसके गुणज में होता था। गुणज मतलब 16 या 32 या फिर 64 या 160 या 320, ये 16 के मल्टीपल हुआ करते थे। क्या होते थे दोस्तों? 16 के मल्टीपल होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो लोथल हो, हर प्रकार से, हर शहर से वहां पर 16 के गुणज के ही वहां पर भार मिले हैं, वेट्स मिले हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, सतलज, घग्गर या रावी नदी के? ठीक है, रोपड़, रोपड़ कहां पर आता है? रोपड़ आता है पंजाब में। कहां पर आता है आपका? पंजाब में। कौन सी नदी के किनारे? सतलज, ठीक है, सतलज नदी पंजाब में ही बहती है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? सतलज। क्या होगा? सतलज। ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कहां पर? कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, रावी, रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित था? तो हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो स्थित था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में एक कमरा बैरक कहाँ मिला है? तो याद रखना वो हड़प्पा से ही मिला है दोस्तों, जहां पर एक कमरे में अलग अलग बैरक या फिर अलग अलग एक शेल बनाए गए थे, जहां पर श्रमिकों को रखा जाता था। किसको रखा जाता था? श्रमिकों को रखा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में क्या सही नहीं है? वे सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते थे, वे सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का आभूषण पहनते थे, वे मंदिर बनाकर देवताओं की मूर्तियां स्थापित करते थे, वे स्नान और स्वच्छता का ध्यान रखते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे मंदिर और मूर्तियां बनाकर स्थापित करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहां से मूर्तियों के, सॉरी, पूजा के साक्ष्य मिले हैं, यहां से पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिरों के साक्ष्य, यहाँ पर मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला है। सूती वस्त्र वो पहनते थे, बिल्कुल सही है ये। वे सोना चांदी का व्यापार करते थे, वे स्नानागार, स्नान और स्वच्छता का ध्यान रखते थे, क्योंकि वहां से विशाल स्नानागार भी मिला है, विशाल स्नानागार भी मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे मंदिर बनाकर देवताओं की मूर्तियों की पूजा स्थापित करते थे, वहां पर मूर्तियां प्रचलित नहीं थी। संभवतः भारत में पहली पूजे जाने वाली जो मूर्ति थी वह बुद्ध की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माँ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, महादेवी की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से कई मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे उर्वरा देवी भी कहा गया है, पृथ्वी देवी भी कहा गया है, पृथ्वी देवी भी कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फल के उत्पादन में सक्षम थे? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये खजूर के फल उत्पादन में सक्षम थे, और खजूर का उत्पादन फल के रूप में तो किया ही जाता है, और फल के एक प्रकार से मदिरा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो उस समय मदिरा पान भी हुआ करता था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्थल से नगर दीवार से घिरे होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो याद रखिएगा, हर नगर दो पार्ट में डिवाइड था, हर नगर दो पार्ट में डिवाइड था। एक तरफ किला हुआ करता था, एक तरफ क्या हुआ करता था दोस्तों? किला हुआ करता था। किले से घेरे होने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन चनुदड़ो एकमात्र स्थान था जहां पर किसी भी प्रकार के दीवार या किले बंद होने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, हाथीदांत, कपास और सूती वस्त्र, मसाले या रत्न। तो मैंने आपको बताया था कि विश्व में सबसे पहले अगर कपास की खेती चालू होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता में होती है, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, और वही सूती वस्त्र का निर्यात और आयात हुआ करता था। इसका सही आंसर क्या होगा? कपास और सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में सड़कों का जाल कैसा था? तो याद रखिएगा, ये ग्रिड पद्धति पर आधारित था। कैसे दोस्तों? ग्रिड पद्धति पर आधारित था। यहाँ पे जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। कैसे देती दोस्तों? 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयताकार ग्रिड पद्धति का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक समय में मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो वो सिंध प्रांत में स्थित है, और सिंध प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाने से परिचित नहीं थे? उन्होंने एक कुबड़ वाले सांड को पालतू बनाया था, कुत्ते को पालतू बना चुके थे, बिल्ली को पालतू बना चुके थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी अवशेष नहीं मिलता है कि उन्होंने घोड़े को पालतू बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मनके बनाने में निपुण थे? ठीक है, क्या लोहे के, क्या स्टीटाइट पत्थर के, हाथी दांत के, या कांच के? तो याद रखना, स्टीटाइट पत्थर के मनके बनाने में वो निपुण थे। ये एक प्रकार से पत्थर हुआ करता था, एक नर्म पत्थर हुआ करता था जिसको भट्टी में पकाकर हार्ड किया जाता था। ठीक है, जिसे भट्टी में पकाकर जिसको ठोस किया जाता था, और उसके बाद उसके मनके बनाए जाते थे। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 सिंधु घाटी सभ्यता थे महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और रोज इसी तरीके से लगातार किसी ना किसी टॉपिक पर हमारी क्लास होने वाली है, जिसके कारण आपके पास एक अध्यावार चैप्टर वाइज अध्ययन करने को आपको मिलेगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो जितने भी लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया अवंतिका एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।